परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, पूजनीय परमात्मानंद जी महाराज, हिंदू धर्म आचार्य सभा के कर्ता धर्ता, श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज ऋषिकेश से पधारे हैं, परम पूज्य भिक्षु संघ सेना जी यहाँ पर आए हुए हैं और हमेशा से मेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव में इतने 45 साल लंबे राजनीतिक जीवन में हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहे। पूज्य बाल स्वामी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। आज एसजीवीपी के प्रांगण में मैं आया हूं। मुझे संतों ने बड़े बड़े शब्दों से सत्कार किया, भारत के गृह मंत्री ये वो, मगर जब भी मैं एसजीवीपी में आता हूं, घर में आने का आनंद और उत्साह और अनुभूति तीनों होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम करता था, अभी विधायक भी नहीं बना था। तब से बाल स्वामी के साथ मेमनगर एसजीवीपी के साथ मैं जुड़ा था। पहली बार जीवन में पर्चा डालने गया तब भी राजकोट गुरुकुल के मंदिर से ही गया था। और आप यहां जो बैठे हैं, जो सुन रहे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे गुरुकुल के, आप किसी को मालूम नहीं होगा, हम सबके कई अभ्यास वर्ग यही गुरुकुल में यही स्थान पर हुए हैं जहां हमें सदाचार और देशभक्ति के पाठ सिखाए गए। जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनका आग्रह रहता था कि सारे विधायक साल में 3 दिन अपनी पार्टी के सिद्धांत, अपनी पार्टी की कार्य संस्कृति और पार्टी को आगे ले जाने का निर्मल रास्ता, इसका चिंतन करना चाहिए। और ज्यादातर दिन ये अभ्यास वर्ग हमारे यहीं होते थे, क्योंकि यहां पवित्र वातावरण भी था और संतों का आशीर्वाद भी था। तो ये गुरुकुल ने कई सारी सद्प्रवृत्तियों में अपना योगदान दिया है। कई लोगों ने कहा, जब तक व्यक्ति निर्माण अच्छे से नहीं होता है, राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। और व्यक्ति निर्माण की परंपरा को एक भी उपदेश का वाक्य बोले बगैर गुरुकुल ने आत्मसात किया है। एक बच्चा यहां से आता है, देशभक्त और विद्वान नागरिक बनकर वापिस जाता है समाज के अंदर। बच्चे के अंदर भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, स्वामीनारायण संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय, ये सारे संस्कार तो सिंचित होते ही है। मगर मैं बेरोक टोक कह सकता हूं कि राजकोट गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा राष्ट्रभक्त बनकर भी निकलता है, राष्ट्रभक्त बनकर ही निकलता है। और ढेर सारे अनगिनत असंख्य अच्छे और सफल नागरिक इस गुरुकुल ने न केवल गुजरात, देश भर को दिए हैं। व्यसन मुक्त जीवन, हमेशा हरि की उपासना, सद्प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहना, जीवन में आलस्य नहीं लाना और गौ सेवा से लेकर खेती तक जमीन से जुड़े रहने के संस्कार, इसके साथ संस्कृत, शास्त्र, संगीत और खेल, इस संपूर्ण शिक्षा का एक वांग्मय यहां पर जो बना हुआ है, इसको मैंने खुद कई बार अनुभूति की है। मैं आज पूरे राजकोट गुरुकुल की संत परंपरा के प्रतीक के रूप में माधव प्रियदास स्वामी जी को ये सद्प्रवृत्ति के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब स्वामीनारायण
उत्तर प्रदेश के छपैया से लेकर गुजरात के जूनागढ़ तक की पूरे देश भर की यात्रा कर कर एक बालक यहां आया, रामानंदी संप्रदाय की दीक्षा लेकर शुद्धाद्वैत मार्ग के रास्ते पर चलते हुए स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की। अब तो खैर पूरे देश भर में स्वामीनारायण के संतों ने संस्कार की ये सर्वाणी, संस्कार की ये नदी बहाना शुरू किया है, परंतु गुजरात इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को देश में हुआ है तो गुजरात में हुआ है। गुलामी के उस कालखंड में भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म से जुड़ा रहना, व्यसन मुक्ति, शिक्षा और परिवार को एक रखने के गतिविधियों से स्वामीनारायण संप्रदाय ने ढेर सारे लोगों के जीवन में दीप जलाने का काम किया है। और मैं आज इस मंच से स्वीकार करना चाहता हूं कि स्वामीनारायण संप्रदाय के अलग अलग संस्थानों के गुरुकुल अगर गुजरात में काम न करते होते तो गुजरात का सर्व शिक्षा का अभियान अपनी जगह पे अधूरा रह जाता। ऐसा कहने में मुझे कोई झिझक नहीं। दूरस्थ कठिन आदिवासी क्षेत्रों के अंदर धर्मांतरण को रोकने के लिए चुपचाप मुख सेवक की तरह कई गुरुकुल खड़े किए और गुरुकुलों के माध्यम से हमारे आदिवासी बच्चों को सनातन धर्म से भी जोड़ा, उनको शब्द के संस्कार भी दिए और उनके जीवन में एक ऊंचाई तक जाने का हौसला भी देने का काम स्वामीनारायण संप्रदाय ने किया है। एसजीवीपी गुरुकुल राष्ट्रभक्ति, आध्यात्मिकता और आधुनिक शिक्षा तीनों का समन्वय हो ऐसा एकमात्र गुरुकुल अगर कहीं पर है तो एसजीवीपी गुरुकुल है। मैं फिर से एक बार माधव प्रियदास स्वामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि ये गतिविधि और ये चरवेती का आपका जो सिद्धांत से जो संत समुदाय चला है उसने न केवल गुजरात समग्र देश का भला किया है। इस गुरुकुल में संस्कार, सदाचार, नीतिमत्ता, प्रामाणिकता, वेदों का ज्ञान, संस्कृत की शिक्षा, विज्ञान, स्पोर्ट और इसके साथ दर्शन के भी अभ्यास की व्यवस्था है। मैंने खुद उसको अनुभव भी किया है, देखा भी है, क्योंकि मैं गुरुकुल में कई बार आया हूं। मित्रों, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। आज मैं तो इस सद्प्रवृत्ति को समर्थन जताने के लिए यहां आपके सामने आया हूं। मुझे कोई बात और नहीं करनी, परंतु एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद जो भारत को चाहते हैं, भारत को जानते हैं और भारत शब्द में जिनकी श्रद्धा है, ये सभी लोगों के मन में एक कसकती, देश आजाद तो हो गया मगर देश की दिशा भारत की ओर नहीं है, कहीं और है। एक कसक सालों से सबके मन में थी। हम राजनीति के अंदर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये दिशा बदलने के प्रयास से 1950 से प्रयास कर रहे थे। हमारी कई पीढ़ियों ने प्रयास किया, कई लोगों ने अपना जीवन खपाया और चलते 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 आज ये दिन आया कि गुजरात के मुख्यमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने तब पूरे भारत का यशोगान आज पूरा विश्व कर रहा है। चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचता है, तिरंगा लहराता है तो सबको मन में खुशी होती है, परंतु वो स्पॉट का नाम जब शिव शक्ति स्पॉट दिया जाता है तो सबके आत्मा को शांति का अनुभव होता है कि चंद्रमा पर आज सोमनाथ का स्थान प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र भाई ने कर दिया। दुनिया भर के पंडित, मुझे मालूम है डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे विभाग में आता है, दुनिया भर के
पंडित चिंतित थे कि कोरोना में विश्व का तो जो होगा ये होगा, भारत क्या होगा। इतनी बड़ी आबादी, स्वास्थ्य सुविधाएं हमें स्वीकारना चाहिए, हमारी लचर थी। कई लोग, मुझे आज कहने में जरा भी आपत्ति नहीं, कई लोग उस वक्त अच्छे भाव से कहते थे, भैया क्या करोगे, ट्रक भरकर लाशों के ढेर लग जाएंगे। मगर इस देश ने मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मसंयम का परिचय दिया, दुनिया को पहली बार जनता कर्फ्यू का अनुभव हुआ। जब जनता कर्फ्यू विश्व भर के अखबारों में गया, तब कई लोगों ने मुझे फोन कर पूछा, विदाउट नोटिफिकेशन कर्फ्यू किस तरह से होता है। मेरे को किस तरह से होता है अगर देखना है तो भारत में आइए। एक नरेंद्र मोदी जी की आवाज पर 140 करोड़ लोगों ने घर के बाहर नहीं निकले, और वो आत्मसंयम की जो शिक्षा थी उसने देश को बचाया है। इसके साथ साथ स्फूर्ति के साथ वैक्सीन का अनुसंधान कर उसके उत्पादन की व्यवस्था, और उत्पादन की व्यवस्था कर इतने बड़े और दुर्गम क्षेत्रों के अंदर, जंगल, पहाड़ियां, समंदर, नदियां, इसके बीच में हमारे बसे हुए देश में झुग्गी चौपड़ी हो या बड़े से बड़े टावर में रहने वाला शहर का व्यक्ति हो, गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या लद्दाख में रहने वाला व्यक्ति हो, नॉर्थ ईस्ट के जंगल में कोई रहता हो या कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर रहता हो, 140 करोड़ लोगों को टीका लगा देना, वैक्सीनेशन कर देना और सबके मोबाइल पर सर्टिफिकेट भेज देना। ये टेक्नोलॉजी का इतना अद्भुत उपयोग दुनिया के विकसित से विकसित राष्ट्र नहीं कर पाए, जो भारत ने कर दिखाया। यही देश, जो देश 2004 में असहाय सा दिखता था, चारों ओर संकट के बादल दिखते, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी, युवा निराश था, सेना के जवान हताश थे। वही देश जो 4 से 14 में हताशा और निराशा की गर्त में डूबा था, 14 से 24 तक विश्व में सर्वप्रथम बनने के लिए कृत संकल्पित होकर आज आगे बढ़ा। नरेंद्र भाई के नेतृत्व ने इस देश के स्व को जगाने का काम किया है, इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया है। और आज हम देखते हैं तो देश की कई सारी धरोहर विश्व जानने के लिए लालायित है। जब हम कहते हैं कि हमारा मेडिकल साइंस और मेडिकल की पढ़ाई हमारी भाषाओं में होगी, पूरी दुनिया ढूंढने आती है, कैसे होगी। मैंने 2 लोग मुझे मिलने आए थे, मैंने कहा एक भाषा में नहीं होगी, 18 भाषा में हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा हमारे यहाँ माध्यम होता है अभिव्यक्ति का, मूल चीज इसका इंटेलेक्चुअल पावर है, वो चीज हम शब्दों से समझते हैं। अध्यात्म से आयुर्वेद तक, सोशल साइंस से लेकर सोलार तक, मैथ से लेकर मेटावर्स तक और शून्य से अंतरिक्ष तक, हर जगह आज भारत का दबदबा समग्र विश्व के सामने हम देख रहे हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि नरेंद्र भाई ने कहा है, ये अमृत काल की शुरुआत, आजादी के 75 साल समाप्त हुए, 75 साल से 100 साल, जब 2047 में देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा, कोई क्षेत्र विश्व में ऐसा नहीं होगा जहां भारत विश्व में सर्वप्रथम नहीं होगा। ऐसे भारत की रचना का संकल्प आज देश की जनता कर आगे बढ़ रही है। और मित्रों, कई सारे संत यहां पर बैठे हैं, कई संतों ने वर्षों से कई प्रकार की तपस्याएं, उपासनाएं, प्रार्थनाएं करी कि इस देश का स्व जागरूक हो, इस देश अपनी चीर पुरातन सनातन संस्कृति की ओर मुड़े, मगर ये संभव नहीं होता। 550 साल से जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वो पवित्र स्थान को नष्ट कर दिया गया था। हम इसका पुनर्निर्माण नहीं कर पाते थे।
अदालतों में केस को सुलझाए गए, उलझाए गए, लटकाए गए। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बनी, संतों का आशीर्वाद रहा, संतों की प्रेरणा रही, सारे मार्ग निष्कंटक होकर 22 जनवरी को रामलल्ला अपने घर में फिर से विराजमान है। और ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि रामलल्ला की अपने घर में पुनर्स्थापना और भारत के अमृत काल की शुरुआत, ये संयोग नहीं है, एक कुदरत का इशारा है कि भारत का स्वर्णिम समय ये 25 साल में आकर भारत सर्वप्रथम बनने जा रहा है, ये इसका इशारा है। हमारे योग को, हमारे आयुर्वेद को विश्व के अंदर आज स्वीकृति मिल रही है। समग्र दुनिया योग और ध्यान को, हमारे आसनों को आश्चर्यचकित होकर दवाई वगैरह के मानव जीवन की कल्पना को साकार करने में लगी है। हमारे वेद, उपनिषद और हमारे दर्शन के सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को पूरा विश्व समझने के लिए लालायित है। और उसी वक्त रामलल्ला अपने घर में विराजमान होंगे। मोदी जी 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर संतों की उपस्थिति में करेंगे। ये पूरे देश के लिए बड़ा शुभ संकेत है। केवल अयोध्या नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर, इसका कॉरिडोर पुनर्निर्मित हुआ है। उज्जैन में महाकाल लोक बना है। बद्री धाम और केदार धाम का पुनर्निर्माण हुआ है। सोमनाथ का मंदिर अनेक बार लूटने के बाद फिर से एक बार सोने का बनाने की शुरुआत हो चुकी है। और गुजरात के पावागढ़ पर सालों के बाद फिर से शक्तिपीठ की स्थापना भी हुई। ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत एक शुभ संकेत है। और मैं आप सभी को निश्चित रूप से बताने चाहता हूं कि कई कवियों ने गाया कि भारत सोने की चिड़िया थी, मगर वो हमारे लिए भव्य भूतकाल था। आज 2014 में देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, 27 में दुनिया के तीसरे नंबर का अर्थतंत्र भारत बन जाएगा। नई शिक्षा नीति को अगर बारीकी से कोई देखेगा तो नई शिक्षा नीति हमारी चिर पुरातन शिक्षा परंपरा में से प्रेरणा लेकर बनी है। वो आधुनिक तो है, आधुनिकता के सारे रास्ते खुले हुए, खुलापन है। समग्र विश्व की अच्छाइयों को स्वीकारने का, वेद के मंत्रों का इसके अंदर दर्शन होता है। आधुनिक से आधुनिक शिक्षा नीति है, परंतु इसका मूल भारतीय शिक्षा परंपरा से बना हुआ है। ये बरोबर नरेंद्र भाई के आग्रह के कारण बना है। मित्रों, मुझे मालूम है नई शिक्षा नीति से पढ़े लिखे जो बच्चे, जो भारतीय युवा आएंगे, वो बाबू नहीं बनेंगे, वो भारतीय बनेंगे और महान भारत की रचना का स्वप्न वो साकार करेंगे। मित्रों, आज सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बनने की ओर हम आगे जा रहे हैं। स्टार्टअप दुनिया में तीसरे नंबर पर हम खड़े हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया में तीसरे नंबर पर खड़े हैं। और सुरक्षा के मामले में आज भारत को कोई शंका की दृष्टि से नहीं देख सकता। सालों से धारा 370 का कलंक हम धोते आए हैं, जहां से अलगाववाद और आतंकवाद का जन्म होता था। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से बिल लाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जिनको आदतें पड़ी थी, इनको एक कठोर संदेश भेजा है कि भारत की सेना और भारत की सीमा के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, वरना जवाब मिलेगा।
जवाब घर में घुस कर दिया जाएगा। ये परंपरा नरेंद्र भाई ने खड़ी की है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, नक्सलवादी क्षेत्रों के अंदर हमने कई सारे सुरक्षा के छेद थे, इसको भरने का काम किया है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगभग 9,000 हमारे ही बच्चे जो विदेशियों के इशारे पर हथियार लेकर चलते थे, उनको सरेंडर कराकर आज वो बच्चे चुनाव लड़कर विधानसभाओं में और जिला पंचायतों में बैठकर नॉर्थ ईस्ट का भविष्य संवार रहे हैं। शांति और सुरक्षा, ये दोनों को हमारी संस्कृति के हिसाब से मोदी जी ने व्याख्यायित किया है। पड़ोसियों के साथ हमें बहुत अच्छे संबंध चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ हम समझौता करेंगे। पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध जरूर चाहिए, अच्छे से अच्छे संबंध जरूर चाहिए, मगर सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का किसी को इजाजत नहीं है। इस प्रकार की बैलेंस रक्षा नीति की रचना नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुई है। आज मैं यहां आया हूं, स्मृति महोत्सव है, एक ऐसा जीवन जिसने पूरा जीवन में सरलता, भक्ति और कर्मठता का संदेश दिया। इसको हम सब आज प्रणाम करते हैं। और माधवप्रियदास स्वामी के नेतृत्व में राजकोट गुरुकुल के, स्वामीनारायण गुरुकुल के सभी संत वृंद को भी मैं फिर से एक बार प्रणाम करना चाहूंगा। आपने जिस निरपेक्षता के साथ समाज की सेवा का यज्ञ अविरत चालू रखा है, इससे समाज को तो फायदा हुआ ही हुआ है, देश को बहुत अच्छे नागरिक देने का आपने प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा को आपने आगे बढ़ाया है। विद्वान से विद्वान मगर जन से जुड़े हुए नागरिक यहाँ से आपने देश को देने का काम किया है। मैं समग्र गुजरात और देश की जनता की ओर से आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम कर कर, धन्यवाद कर कर मेरी वाणी को विराम दूंगा। मुझे यहाँ बुलाया, संतों ने आशीर्वाद दिए, संतों ने स्वागत भी किया, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। इसके लिए भी धन्यवाद कर कर मेरी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी को जय स्वामीनारायण। बोलो भारत माता की वंदे। अमित भाई ये